न्यूज नेशन पर 2022 का महादंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूपी में बीजेपी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है जोरदार तरीके से और आज इसी मिशन पर खुद गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की जीत की रणनीति उन्होंने तय कर दी है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, खास तौर पर यूपी में, जिसका सबूत 2014 से लेकर 2019 तक जो भी चुनाव हुए उसमें मिला, जब यूपी में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। और अब की बार भी अमित शाह की रणनीति धार्मिक विकास के जरिए जीत हासिल करने की है, जिसकी कोशिश में सीएम योगी और बीजेपी जुटे हैं। सवाल ये कि क्या धर्म स्थलों के विकास से बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगी? क्या इससे बीजेपी को फिर से बम्पर वोट मिलेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। जब गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे, उनका स्वागत किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद भूमि पूजन हुआ, जो यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके लिए भूमि पूजन हुआ। और उसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर टारगेट भी साधा। लेकिन अब मिर्जापुर पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर, उसका शिलान्यास, रोपवे का शिलान्यास, और उसके बाद वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेंगे और साथ ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अजीज खान जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या यूपी चुनाव की रणनीति यही है जो आज तस्वीरों के जरिए दिखाई दिया, जो कार्यक्रम है उसके जरिए दिखाई दिया, धार्मिक स्थलों का विकास? राकेश जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, और उत्तर प्रदेश का भी यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी का धाम है, उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ का दरबार है, और उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि है। जब हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें, चाहे वो मां विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे वो भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, ये सारे जो है उसमें सन्निहित होते हैं। हम इनको एक किनार करके हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश को जो हमने उत्तम प्रदेश बनाया है, उसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक है किन स्थलों का भी विकास किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो सारे काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आवश्यक होगा। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि आज ये भी है। सिर्फ इतने की बात नहीं होगी। आज माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि देश की सारी योजनाओं में 44 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है तो मुझे लगता है ये विकास के जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, विकास की जो गंगोत्री उत्तर प्रदेश में बह रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी धारा जो है विंध्याचल भी जानी चाहिए, उसकी धारा काशी विश्वनाथ भी जानी चाहिए, उसकी धारा अयोध्या और मथुरा भी जानी चाहिए। नहीं, धारा जानी चाहिए दिनेश जी, धारा बिल्कुल जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ये शहर हैं और उनका विकास हो, ये बहुत अच्छी बातचीत है। लेकिन जो रणनीति और जिस तरीके से दौरे जो तय हो रहे हैं, अमित शाह ने जिस तरीके से आज चुनावी मोड में बातें कही हैं, उससे क्या ये नहीं लगता धर्म और विकास ये एक साथ जोड़कर आप लोग आगे जाना चाहते हैं? जो धार्मिक शहर है खासतौर पर उनका वहां पर ज्यादा जोर है। नहीं राकेश जी, देखिए पहले की सरकारों में होता था कि कुछ चुनिंदा जिलों में काम होता था। मान लीजिए दूसरी सरकारों में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बन गया तो विद्युत कटौती वहां नहीं होती थी जहां का मुख्यमंत्री हो जाता था, या उस जनपद में ज्यादा विकास होता था जहां का मुख्यमंत्री होता था। आज मैं चुनौतीपूर्वक कह सकता हूं कि अगर पूरब में विकास हो रहा है तो पश्चिम में भी विकास हो रहा है, अगर उत्तर में विकास हो रहा है तो दक्षिण में विकास हो रहा है। जितनी बिजली गोरखपुर के किसी गांव में आती है उतनी ही बिजली गाजियाबाद के भी किसी गांव में आती है। आज हम जात धर्म पंथ और मजहब से ऊपर उठकर हम अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हमको मिल रहा है। और राकेश जी, जो आपका मूल सवाल है, जब हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता को, सरकार की योजनाओं को उन तक बिना किसी लाग लपेट कर, बिना किसी बिचौलियों को उनके तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी उसका लाभ होता है। चलिए, चुनाव में कितना लाभ मिलता है, कितना जनता का विश्वास मिलता है, ये अगले साल की शुरुआत में जब चुनाव होंगे तो उस समय ये तस्वीर साफ हो जाएगी। दिनेश जी, अजीज खान मैं आपके पास आता हूं।
44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है पूरे देश में, जिसका दावा कर रहे हैं दिनेश जी। जो बातें कही अमित शाह ने, फिर भी आप लोग सवाल उठाते हैं सरकार पर। देखिए राकेश जी, अभी दिनेश जी कह रहे थे कि उत्तम प्रदेश बन चुका है, सर्वोत्तम बनाने की राह में है। साहब, उत्तम से सर्वोत्तम बनाने की राह में है और विकास की गंगोत्री बह रही है। उस गंगोत्री में इन्होंने ये नहीं बताया लाशें कितनी बह गई, जो दफनाई नहीं जा सकी वो लाशें कितनी बह गई, ये इन्होंने नहीं बताया। हालांकि ये जनता प्रदेश की देख रही। एक बात। दूसरी बात मैं जरा ये बताना चाहूंगा कि देखिए, धर्म आस्था का विषय है। जब धर्म के आड़ में कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है तो ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब ये है कि वो विकास के रास्ते से हट करके अपनी जवाबदेही को ना दे करके और ये कोशिश करके कि जवाब ना देना पड़े, एक रास्ता निकालने का जब प्रयास करती है पार्टियां, तो इससे ये पता चलता है कि अपने कारनामों में जो भी उन्होंने वायदे किए तो आप ये चाहते हैं अजीज खान, जो धार्मिक शहर है उनका विकास न किया जाए, वहां पर दौरे ना हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के? देखिए राकेश जी, खूब विकास किया जाए, धार्मिक स्थलों का विकास किया जाए, प्रदेश का विकास किया जाए, नौजवानों को रोजी रोजगार दिया जाए, महंगाई कम हो, सारे काम हो। हम तो चाह ही रही है सारा काम हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी 4.5 साल जो इन्होंने पूरे प्रदेश को धोखा दिया है, उसने श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है? ये कह रहे साहब बड़ा विकास किया मैंने, साहब बड़ी महंगाई कम। नहीं, अमित शाह ने कहा तो वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, वैक्सीन अभी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। अरे सर, मेरा आप लोगों की सरकार आएगी तो एक परिवार की सरकार बनकर रह जाएगी। सर, अरे साहब, इनसे ज्यादा परिवारवादी कौन है? दुष्यंत सिंह कौन है? जयंत सिन्हा कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? राजवीर सिंह। अरे साहब, लंबी फहरिस्त है। ये वैक्सीन पर आपने जवाब नहीं दिया अजीज खान। जो परिवार वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 है, मानते हैं आप ऐसा? लिप्त है। वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 है, मानते हैं आप ऐसा? देखिए सर, मैं तो कह रहा हूं यूपी नंबर 1 था, है, लेकिन इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरीके से यहाँ का ढांचा चरमरा गया है, आज विकास के नाम पे शून्य, सिर्फ यहाँ की जनता अपने आप को उठा। अरे साहब, कोरोना की बात देखें, आपको तो बहुत बड़ा चैनल है, उसने दिखाया लाशें दफनाई नहीं जा सकी, लोग जला नहीं पाए, ना बेड ना ऑक्सीजन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश छोड़ करके रामपुर से साहब ये बंगाल चले गए, वहां दौरा कर रहे थे। माननीय मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है। अब देखिए अजीज साहब, ऐसा है ना अजीज साहब, मैं इससे पहले कि एनके सिंह सर का कमेंट लूं और उसके बाद एक रिपोर्ट भी दिखाऊं। अजीज खान, देखिए जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, चलिए आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, चुनाव का समय है, बहुत लंबा वक्त मिलेगा, इसके लिए बहुत मौके भी आएंगे, लेकिन जो सवाल आप पर उठते हैं उन सवालों का भी तो जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं धर्म का एजेंडा, तो क्या धार्मिक शहर है, धार्मिक महत्व के जो बड़े शहर हैं, वाराणसी, क्या आप चाहते हैं उनका विकास ना हो? क्या अयोध्या में विकास ना हो? दूसरी बात, मैंने वैक्सीनेशन पर बातचीत की, बड़ी सफाई से आप टाल गए। सुनिए, मैंने वैक्सीनेशन की बातचीत की कि यूपी नंबर 1 आप बड़ी सफाई से टाल गए, क्योंकि फिर मैं अगर आप आगे बातचीत करते, मैं आपको अखिलेश यादव का वो बयान याद दिलाता कि उस पर भ्रम किसने फैलाया। सर, अब राकेश जी मुझे 10 सेकंड दें। सर, मैं यही निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है उसका खूब विकास हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, लेकिन कर कहा रही बीजेपी? ना ये धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, ना उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, ये तो उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। अच्छा ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाऊं अजीज साहब, एक रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले जल्दी से बता दीजिएगा, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 है, तो आपने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? यूपी बिल्कुल पूरी तरह से शून्य है, 4.5%। अरे आपने लगवाई कि नहीं अजीज खान साहब? आपने लगवाई कि नहीं? आपने लगवाई कि नहीं? आपने लगवाई कि नहीं? मैंने लगवाई। मेरी बात सुनिए, अखिलेश जी ने मुझे मौका दे। ठीक सर, उत्तर प्रदेश में 4.5% वैक्सीन लगा हुआ है। आप देखिए दूसरे प्रदेशों में, आप मध्य प्रदेश ले लें। ठीक है, चलिए मैं एनके सिंह सर के पास जाता हूं। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, कैसे बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड यूपी के चुनाव को लेकर, उसके बीच ये दौरा काफी अहम। एक रिपोर्ट में आया हूं 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तस्दीक करता है कि उन्हें यूपी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। असेंबली सीटों का भी यूपी के चप्पे चप्पे में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई, उसका असर देश पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देख चुका है, जिसने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
अब 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता की सिरमौर बने, इसके लिए अमित शाह ने मिशन यूपी शुरू कर दिया और लखनऊ में इसका आगाज करते हुए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की सौगात दी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा विकास का है और यही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हथियार है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। अमित शाह के इसी विकास मॉडल को यूपी में योगी सरकार जमीन पर उतार रही है और धार्मिक स्थलों का विकास सत्ता पाने की चाबी माना जा रहा है, जिसके तहत अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर, चित्रकूट में राम वन गमन पथ और प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। खास बात यह भी है कि जिन धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है वो पूर्वांचल और अवध का हिस्सा है। इन दोनों इलाकों में विधानसभा की 264 सीटें आती हैं और 2017 में बीजेपी ने दोनों इलाकों में 196 सीटों पर कब्जा किया था और बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार यहां धार्मिक स्थलों का विकास कर अपनी जीत को मजबूत कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसका तोड़ निकालने की जुगत में लगा है। देश के गृह मंत्री जी, कितनी भी आप योगी जी की झूठी तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। किस तरह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का चीरहरण सरेआम हुआ है। किस तरह से यहाँ जहरी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, किसानों की यहाँ पे धरने में मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सरेआम रोडों पर आतंक दिखाया है। महंगाई, बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। चुनाव के लिए इसलिए अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। काश वो कोरोना काल में, कोरोना की विपत्ति काल में आपराधिक लापरवाहियों को पकड़ने के लिए आते। भारतीय जनता पार्टी 5 साल 12 महीने 24 घंटे और 365 दिन लगातार सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, वोटों का ध्रुवीकरण करना जानती है। ये न तो सरकार चलाना जानती है और न ही जनता के हितों की कोई बात करना जानती है। विपक्ष भले ही बीजेपी की रणनीति को मात देने की कोशिश में जुटा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्म स्थलों के विकास से फिर मिलेगी बीजेपी को सत्ता? क्या अमित शाह का विकास का कॉरिडोर बीजेपी को ले जाएगा बम्पर जीत की ओर? टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह भी है कि यूपी के मिर्जापुर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये उनका अगला पड़ाव लखनऊ के बाद विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करेंगे, मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही उन्होंने विंध्याचल कॉरिडोर की आधारशिला भी रखने का कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे वहां पर उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की है और अब विंध्य कॉरिडोर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखेंगे और साथ ही रोपवे का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वाराणसी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त की मिर्जापुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, मां विंध्यवासिनी के मंदिर में जाते हुए वहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके साथ ही इसके बाद विंध्य कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसकी आधारशिला रखेंगे और साथ ही रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। काफी अहम दौरा, खासतौर पर तब जब सभी पार्टियां चुनाव के मूड के हिसाब से तैयार हो रही हैं और जिस तरीके से यूपी में बीजेपी को हाल फिलहाल में जीत हासिल हुई है उसको देखते हुए। चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। एनके सिंह सर,
जो कार्यक्रम है अमित शाह का, अगर 2014 के बाद के सारे चुनाव देखें, करीब करीब उनके निर्देश में, देखरेख में चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल हुई। धर्म और विकास, इन दोनों को एक साथ जोड़ा है बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए। हालांकि सब में तो जीत नहीं हासिल हुई, कुछ में हारे भी हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अमित शाह इनविंसिबल हैं, अजेय हैं। अमित शाह कई जगह हार भी चुके हैं, लेकिन यूपी में स्ट्रेटजी बहुत सॉलिड बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि धर्म और ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है, रिलीजन और विकास अगर आप दोनों रखते हैं तो डेडली कॉम्बिनेशन है, खास करके अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के धर्म को लेकर करते हैं तो कंसोलिडेशन बहुत तेज होता है। लेकिन उसकी एक सीमा है। जैसे अब अगर आप विंध्यवासिनी देवी के लिए सड़क बना रहे हैं तो उसका वोट में कन्वर्जन नहीं होगा, पब्लिक में एक वर्ग को सेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन उसे वोट बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। एक बात जरूर कही अमित शाह ने बिल्कुल सही कि लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी हद तक कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक वो 44 राज्यों में 44 योजनाओं में कह रहे यूपी आगे है, वो सेलेक्टिव फैक्ट्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा नीति आयोग ने जो यूपी के बारे में कहा है, यूपी के बारे में इसने परफॉर्मिंग स्टेट में डाला है, लेकिन नेशनल एवरेज से यूपी अभी भी कम है। इसको 55 पॉइंट मिले हैं, जबकि नेशनल एवरेज 66 पॉइंट का है। इसलिए बहुत सारे ऐसे हैं जो 16 पॉइंट है उसमें 8 में ही आगे है, 8 में अभी भी पीछे है। इसलिए अभी यूपी में काम करना है। हाँ, इलेक्शन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि एक तो जो जाति के नेता हैं उनको साधा जा रहा है कोलिशन में, और दूसरा जो सोशल लेवल पे है, आपने देखा होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार ने अभी बैकवर्ड के लिए अपने यहाँ कोटा मेडिकल कॉलेजेस में, जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस है उसमें जो उनका वो है कोटा है, उसमें उन्होंने बैकवर्ड को शामिल किया है। इनके सिंगर जो बातें अमित शाह की जो लबो लुआब अगर निकाले, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पहले अपराधियों को शय मिलता था, अब अपराधी राज्य छोड़कर भागने लगे हैं। जाहिर सी बात, आप समझ रहे हैं इशारा कहां था। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में वाराणसी की बातचीत ज्यादा होगी? बिल्कुल सही है, स्टेट पैट्रोनेज बिल्कुल नहीं है। अयोध्या की बातचीत ज्यादा होगी, चित्रकूट की बातचीत ज्यादा होगी, यहां पर हो रहे काम की बातचीत ज्यादा होगी आने वाले चुनाव में? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये एक ब्लेंड बनाएंगे जिसमें कि रिलीजन भी होगा, जैसे आपके प्रवक्ता बीजेपी के बता रहे हैं, इतना खूबसूरती से वो रिलीजन को और डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ेंगे। और सच भी है कि अगर वो रिलीजियस प्लेसेस का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो टूरिज्म बढ़ेगा, वहां के लोकल लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो तो सही है, लेकिन ये धर्म और विकास, ये दोनों को एक बड़ा खूबसूरती से ब्लेंड करेंगे। विकास के जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम हुआ है, स्टेट पैट्रोनेज क्रिमिनल का कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं समाजवादी प्रवक्ता कि लोकल लेवल पे नाराजगी है, क्योंकि अपराधी घूम रहे हैं और अपराध कम नहीं हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम हुआ है और राज्य का जो प्रश्रय मिलता था वो नहीं मिल रहा है। ठीक है अजीज खान, जो बातें कह रहे हैं एनके सिंह सर, धर्म और विकास का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको चुनौती कैसे देंगे आप लोग? देखिए राकेश जी, धर्म और विकास का चुनौती देने का मकसद नहीं है। मकसद है विकास। धर्म तो आस्था का विषय है, वो तो हर धर्म के लोग, हर आस्था मानने वाले लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को मानते हैं, उस पर हमें चुनौती नहीं देना है। वो अलग बात है कि ये बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। हम चाहते हैं विकास हो, जो कि विकास नहीं हुआ। अब का वर्ष है जब कृषि सुखाने सारा वक्त निकल गया, अब साहब शिलान्यास हो रहा है, अब विकास की बात की जा रही है। सच्चाई ये है कि आज जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने जाना, भाई आपने नौकरी देने की बात कही थी 70 लाख, जरा बताएं दिनेश जी कि कहां 70 लाख नौकरी दे दिया किसको? इन्होंने कहा था साहब एम्स देंगे, 15 एम्स कहा था, एक भी एम्स नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था कि साहब गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, उत्तर प्रदेश में भी 12,000 करोड़ रुपया जो है वो गन्ना किसानों का बकाया है। 12वीं तक इन्होंने कहा था शिक्षा मुफ्त देंगे। जितने वायदे किए थे, देखिए इनका संकल्प पत्र, जो झूठा पत्र देखिए मेरे पास रखा हुआ है सामने है, इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इसमें से 10% वादा ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक जवाब ले लीजिए दिनेश जी, आप लोग धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में एक रणनीति के तौर पर, चुनाव जीतने के लिए एक टूल के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करती है। और अजीम खान साहब कह रहे थे कि पहले भी उत्तर प्रदेश जो था उत्तम प्रदेश था और आज भी है, पहले भी नंबर 1 था। हाँ, पहले नंबर 1 किसमें था? पहले नंबर 1 क्राइम में था।
पहले नंबर 1 भ्रष्टाचार में था, पहले नंबर 1 रोजगार देने में कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे एक जाति विशेष को नौकरी दी जाए, इसमें नंबर 1 था। अराजकता में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, कमीशन खोरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। आज विकास में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कहें राजनीति करने के लिए धर्म की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है। इनके नेता मुलायम सिंह यादव खुलेआम कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ती तो और कारसेवकों पर गोली चलवाते। ये लोग हैं जो मौसम देखकर रंग बदलते हैं, कभी जालीदार टोपी लगाएंगे, कभी लाल टोपी लगाएंगे, कभी हरी टोपी लगाएंगे। हमारी तो जो टोपी है वही टोपी है, टोपी नहीं बदलते। ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी, वक्त कम है। अजीज खान जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए। रंग बदलता रहता है आपकी टोपी का, ये कहना है। देखिए राकेश जी, इनके पास धर्म कर्म के अलावा कुछ नहीं है। ये ना स्मार्ट सिटी बताएंगे, ना ये क्योटो सिटी की बात बताएंगे, नहीं हमारे पास विकास की बात करेंगे, सिर्फ धर्म की बात। हमारे पास अजीज खान जी, हमारे पास सैफई नहीं की जनता आपको सैफई के आगे कहीं नहीं थे। आपके धर्म कर्म की बात, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर क्या करते थे, सैफई कौन सा विकास करते थे, उसकी जनता ने आपको देखा। चलिए ठीक है, मैं रोकता हूं। हो गई आपकी लड़ाई, अजीज खान और दिनेश जी, हो गई आपकी लड़ाई। बहुत मौका मिलेगा सर, बहुत मौका मिलेगा आप दोनों लोगों को। अच्छा खासा वक्त है, चुनाव आएगा, बेहद दिलचस्प चुनाव होगा और उसके इनके सिक्सर हम सब लोग साक्षी भी बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा चुनाव और उसकी दिलचस्प कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर आपको देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।